दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आधुनिक भारत की सीरीज का ये आज का दूसरा वीडियो है। कल दोस्तों हमने पहले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से यूरोपीय कंपनियों का क्रम जो था भारत में आने का शुरू होता है। तो कल हमने देखा था कि वास्को डी गामा किस तरीके से कालीकट के बंदरगाह तक पहुँचता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं पुर्तगालियों के बारे में कि पुर्तगालियों में वास्को डी गामा कब आया, उसके बाद में उन्होंने कहाँ कहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ लगाईं और कौन कौन गवर्नर बन के आए और किस तरीके से उन्होंने अपने व्यापारिक व्यवस्था को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो उससे पहले शुरू करने से पहले दोस्तों मैं कल जो हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में तो उसका थोड़ा रिविज़न कर लेते हैं। तो देखिए कल जो हमने देखा था कि मध्यकाल में जो भारत के पश्चिमी देशों के साथ जो व्यापार हुआ करता था उसके दो मार्ग थे। उन दो मार्गों में जो पहला मार्ग था वो फारस की खाड़ी वाला मार्ग था और दूसरा लाल सागर वाला मार्ग था, जिनमें जो लाल सागर वाला मार्ग था वो काफ़ी दुष्कर था। चट्टानों और कोहरे की समस्या के कारण वहाँ से व्यापार नहीं होता था। वहीं जो फारस की खाड़ी वाला जो मार्ग था वो काफ़ी प्रचलित था। फारस की खाड़ी वाला जो मार्ग था वह तुर्की से होते हुए यूरोप के लिए जाता था। तो एक समय ऐसा आता है कि सन 1453 की बात है, तुर्की वालों ने उसी मार्ग में स्थित कुस्तुनतुनिया नामक जगह पर अपना अधिकार कर लिया और कुस्तुनतुनिया पर अधिकार होने के बाद तुर्की वालों ने जो यूरोप के व्यापारी थे उनका आना जाना बंद कर दिया, तो उनके रास्ते बंद कर दिए। अब यूरोप में भौगोलिक खोजों का जो दौर था वो शुरू होता है, क्योंकि जो यूरोप वाले थे उन्हें मसाले की अति आवश्यकता थी, क्योंकि वहाँ पर भीषण ठंडी पड़ती थी और वहाँ पर जो लोग थे वह जो मसालों को डाल के जो गोश्त खाते थे तो उनके लिए उन्हें मसाले की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, तो उसी बीच वहाँ पर जो अग्रणी देश थे भौगोलिक खोजों में, उनमें नाम आता है पुर्तगालियों का और स्पेन वालों का। तो स्पेन और पुर्तगाल दो अग्रणी देश थे जो भौगोलिक खोजों में काफ़ी आगे थे। तो इस तरीके से हमने देखा था कि पुर्तगाल ने सबसे पहले 1487 में बार्थोलोमो डियाज नामक व्यक्ति को खोज के लिए भेजा, जो भारत और इंडोनेशिया की खोज के लिए निकला। ठीक है, तो वह बार्थोलोमो डियाज अफ्रीका के सबसे अंतिम दक्षिणी छोर उत्तरमासा अंतरिप तक पहुंचता है। उसके बाद उसे रास्ता नहीं मिलता है तो वह वहां से लौट जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहले जो खोज होती है वो उत्तरमासा अंतरिप की होती है। ठीक है, वहीं स्पेन के द्वारा एक व्यक्ति भेजा जाता है कोलंबस 1494 में निकलता है और वह दिशा भूलने के कारण अमेरिका की खोज करता है। ठीक है, और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण वास्को डी गामा 1498 में निकलता है और वह उत्तरमासा अंतरिप तक तो आराम से आ जाता है, क्योंकि बार्थोलोमो डियाज द्वारा उत्तरमासा अंतरिप की खोज पहले ही की जा चुकी थी। उत्तरमासा अंतरिप से भारत के लिए आने में उसे भी कठिनाई होती है, लेकिन वहाँ पर उसे एक व्यक्ति मिलता है जो कि गुजरात का रहने वाला था, अब्दुल मनीद ही वास्को डी गामा को भारत के लिए लेकर आता है। तो यहाँ तक हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, तो जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले पहला वीडियो देख लें, उसके बाद में आज का वीडियो देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज पुर्तगालियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो देखिए पुर्तगालियों का आगमन। ठीक है, आगमन तो हो चुका है, कल हमने देखा था वास्को डी गामा किस तरीके से आता है। तो सबसे पहले वास्को डी गामा के बारे में देखेंगे। वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी में, ये पूरी डेट है कब आया, 17 मई 1498 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप उत्तरमासा अंतरिप, वही उत्तरमासा अंतरिप जिसकी खोज की थी बार्थोलोमो डियाज ने। ठीक है, यहीं से होते हुए कालीकट बंदरगाह पर कप्पक डाबू नामक स्थान पर पहुंचा। यानी भारत में जब ये आया तो कहां पर आया, ये कालीकट बंदरगाह के पास में ही कप्पक डाबू स्थान था, वहां पर आया। ठीक है, कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया और मसाले तथा जड़ी बूटियां ले जाने की अनुमति प्रदान की। यानी जब ये आता है तो वहां का जो स्थानीय जो राजा था उसका नाम था जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया और
उसे जो है जो मसाले और जड़ी बूटियां ले जाने की अनुमति भी प्रदान की थी। देखिए एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जैसा कि आपको पता है पहले वीडियो में जो मैंने बताया था कि भारत से जो व्यापार होता था वह अरब के व्यापारी करते थे और इटली के व्यापारी, क्योंकि अरब के व्यापारियों का जो एकाधिकार था वह एशिया में था और इटली के व्यापारियों का जो एकाधिकार था वह यूरोप में था। तो यूरोप वालों के तो रास्ते बंद हो गए थे, तो अरब के व्यापारी तो अपना कंटिन्यू जो अपना बिजनेस कर रहे थे। ठीक है, तो जब पुर्तगाल ये जो हमारा वास्को डी गामा भारत आ रहा होता है, ठीक है, तब वहां अरब के व्यापारियों को जब पता चलता है तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारे व्यापार के बीच में कोई और दूसरा व्यक्ति आए। ठीक है, लेकिन जो जमोरिन था, जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत भी किया और उसे मसाले और जड़ी बूटियां ले जाने के लिए अनुमति भी प्रदान की। ठीक है, जब वास्को डी गामा लौट के वापस जाता है तो बीच में ही जो अरब के व्यापारी थे उसको बीच में पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद में उससे जो ले जा रहा था सामान उसको लूट लेते हैं। लेकिन जितना सामान बचता है उतना ले जाके वह पहुंच जाता है पुर्तगाल। तो पुर्तगाल में जब वह पहुंचा, इन्हीं मसालों से वह 60 गुना मुनाफा कमाता है अपना जो व्यय, जो यात्रा का जो व्यय था उसको काटने के बाद में। ठीक है, उसको काट के भी उसे 60 गुना मुनाफा होता है। इतना भारी भरकम मुनाफा होने से पुर्तगाल में हलचल मच गई और सब लोग लालायत हो उठे कि हमें भी जाना है, हमें भी जाना है। ठीक है, तो उसने वहां पर बताया कि देखिए व्यापार करने में कोई समस्या नहीं है, भारत वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बीच में जो अरब के व्यापारी हैं वह बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो इसके बाद में 1500 ईस्वी में एक व्यक्ति पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, दिमागी आदमी था, के नेतृत्व में पुर्तगालियों का दूसरा अभियान दल, देखिए यहाँ ये अकेला नहीं है, अभियान दल भारत आया। 13 जहाजी बेड़ा लेकर ये आता है और ये सोच के आता है कि पहले व्यापार तो होगा बाद में, पहले मुझे जो है वो जो अरबी व्यापारी हैं उनको ही देखना है। तो लड़ने के उद्देश्य से ये आता है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल और आता है और लड़ाई भी होती है। लड़ाई होने के बाद में उनका एक जहाज ये लूटता है और जहाज लूट के जमोरिन को देख के उपहार स्वरूप ये देकर आता है। एक काम और करके आता है, वास्को डी गामा तो केवल गया था और जो जड़ी बूटी मसाले वगैरह लेकर वापस आ गया था। ये वहाँ पर गया, वहाँ के स्थानीय राजाओं से, जैसे कोचीन, कन्नूर वगैरह, वहाँ के स्थानीय राजाओं से इसने मित्रता की और इसने देखा कि यहाँ के जो राजा हैं आपस में ही लड़ मरते हैं। ठीक है, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए और इसका ये फायदा उठा के हम यहाँ पर बस भी सकते हैं और अपना व्यापार आगे बढ़ा भी सकते हैं। तो ये वापस जब जाता है तो वहाँ पर बताता है कि वहाँ की कंडीशन क्या है। ठीक है, उसके बाद में 1502 में वास्को डी गामा एक बार और आता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था, तीसरी बार आता है तो लौट के ही नहीं जा पाता है, यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। 1503 में अब क्या है, आना जाना लग गया था। ठीक है, 1503 में कोचीन में, देखिए कोचीन में पहली फैक्ट्री बनाई। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि जो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी, कहाँ पर बनाई, तो कोचीन में। 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री बनाई। ठीक है, तो पहली कहाँ पर बनाई थी, कोचीन में, और दूसरी बनाई थी कन्नूर में। जब दूसरी फैक्ट्री बनाई तो उन्होंने एक नई नीति बनाई थी और उस नीति के तहत भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की गई। मतलब जब फैक्ट्री बन गई, एक कोठी बन गई, तो अब इसका कोई हेड भी तो होना चाहिए इसकी देखरेख करने के लिए। कोई हेड भी तो होना चाहिए, तो उसी को बोला गया गवर्नर। तो जब पहला गवर्नर जो बनकर आया पुर्तगालियों का, वह था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो चलिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में देखते हैं। सबसे पहले फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में बनता है गवर्नर और 9 तक ये गवर्नर रहता है। इसने क्या किया था, पहले तो ये भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। ये बात आपको याद रखनी है कि भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो वह था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और दूसरी, कोचीन का दुर्गीकरण इसने कराया। कोचीन में जो पहली फैक्ट्री खुली थी उसका दुर्गीकरण कराया और अपना मुख्यालय भी इसी को बनाया। तो ये 2 काम किए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। अभी तो शुरुआत हो रही है। ठीक है, वहीं
तीसरा, शांत जल की नीति, काफी बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की थी? तो ये की थी अल्मीडा ने, ये की थी अल्मीडा ने। इसको ऊपर से सरकार से ऑर्डर मिला था कि तुझे ना एक काम करना है, तुझे ये काम करना है कि जो पुर्तगालियों की जो व्यापारिक व्यवस्था है, जो व्यापारिक व्यवस्था है उसको तुझे मजबूती बनाए रखनी है और वहां पर कोई और इस व्यवस्था को तोड़ नहीं पाई, क्योंकि ये वह समय आ चुका था कि पुर्तगाल पूरे यूरोप में एक बहुत बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में जाने लगा था और अन्य जो देश थे यूरोप के, वह भी सोच रहे थे कि हमें भी जाना है और हमें भी व्यापार करना है। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने जो गवर्नर ये चुना था, इसको ये कहा था कि तुझे वहाँ पर ऐसी व्यवस्था बनानी है जिससे जो हमारा व्यापार है, हमारे व्यापार को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो इसी के तहत इसने चलाई थी शांत जल की नीति। 1508 और 9 में गुजरात, मिस्र, तुर्की के संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को पराजित कर दीव पर अधिकार किया। तो अल्मीडा की बात करें तो अल्मीडा ने सबसे पहले दीव पर अधिकार किया था, वही दमन और दीव में से दीव पर अधिकार इसने किया था। इसकी जो लड़ाई होती है सबसे पहले वो गुजरात, मिस्र और तुर्की के जो संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े के साथ में होती है। कहा जाता है कि पहले जो लड़ाई हुई थी 1508 में हुई थी, इसमें इसका पुत्र जो है मारा जाता है अल्मीडा का। ठीक है, तो ये जब लौट के जाता है, 5 से 9 तक ये रहा था, तो 1509 में जब लौट के जाता है तो ये सोच के जाता है कि मुझे इनसे जो अपने पुत्र की मौत का बदला लेना है। तो फिर उसमें 1509 में इनको हरा देता है, इसी तीनों के संयुक्त नौसैनिक बेड़े को। ठीक है, हराने के बाद में तब उसके बाद में जो हिंद महासागर वाला जो रीजन था, ये जैसे हमारा जो भारत है, ये हमारा नीचे हिंद महासागर, ये इधर बंगाल की खाड़ी और इधर ये अरब सागर। जीतने के बाद में ये इन तीनों को हराने के बाद में ये पुर्तगाली एक बड़ी शक्ति के रूप में भारत में जाने लगे थे। ठीक है, और तभी इन्होंने कुछ समय के लिए हिंद महासागर का नाम पुर्तगाली सागर रख दिया था। ठीक है, पुर्तगाली सागर रख दिया था। तो इसके बाद अल्मीडा 1509 में वापस चला जाता है। उसके बाद में एक और गवर्नर बन के आता है, इसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1509 से ये 15 तक रहता है भारत में गवर्नर के पद पर, और इसने सबसे अधिक इसी ने काम किया था और इसी को बोला जाता है इसी वजह से पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पुर्तगालों का पहला जो गवर्नर था वो कौन था, वो अल्मीडा था, और वास्तविक जो संस्थापक था वह कौन था, तो अल्बुकर्क था। ठीक है, इसने जो है 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक, देखिए ये जो भारत है, भारत में यहाँ पड़ता है ये कर्नाटक, और कर्नाटक में एक जगह थी बीजापुर, और बीजापुर का एक शासक था यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। सबसे पहले इसने यहाँ पर जो गोवा पड़ता है, गोवा पर अधिकार था, जो बीजापुर का शासक था यूसुफ आदिल शाह, उससे छीन लिया। तो 1510 में इसने गोवा को छीन लिया। ठीक है, तो गोवा पर अधिकार हो गया, यानी पश्चिमी घाट पर ये अपनी बढ़त बनाने में लगे हुए थे। ठीक है, 1511 ईस्वी में मलक्का पर नियंत्रण, 1511 में इन्होंने 1511 में, अब आप कहेंगे मलक्का क्या है, 1511 में मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। यहाँ इंडोनेशिया, मलेशिया के पास यहाँ पर पड़ता था मलक्का, यहाँ पर पड़ता था मलक्का। ये मलक्का उस समय की एक इतनी बड़ी मंडी के तौर पे जाना जाता था। मलक्का मंडी के तौर पे, जैसे कि हम बात करें ना, जैसे नई दिल्ली की आज़ादपुर जो मंडी है एशिया में बहुत बड़ी मंडियों में गिनी जाती है। ठीक है, उसी तरीके से ये बहुत बड़ी मंडी थी मलक्का। तो मलक्का पर भी अधिकार किसने किया था, तो वह किया था अल्बुकर्क ने। ठीक है, 1511 में, 1510 में गोवा पे, 1511 में मलक्का पे। एक और 1515 ईस्वी में होर्मुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। अब देखिए होर्मुज बंदरगाह वही बंदरगाह है जो मैं कल जो, देखिए होर्मुज बंदरगाह की कंडीशन, स्थिति क्या है,
यहाँ से ये अरब सागर है, ठीक है, यहाँ से जो हमारा जो पहला मार्ग जा रहा था फारस की खाड़ी वाला, ठीक है, यहीं इसी फारस की खाड़ी में पड़ता था यहाँ पर होरमुज बंदरगाह, इसी फारस की खाड़ी के पास में पड़ता था होरमुज बंदरगाह, ठीक है। तो इसी होरमुज बंदरगाह पर 1515 में जो कब्जा किया था, किसने किया था? अल्बुकर्क ने, ठीक है। होरमुज बंदरगाह पे ये तीनों जो काम किए थे अल्बुकर्क ने, यह पुर्तगालियों के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ थे, ठीक है। आगे देखते हैं तो एक और बार वास्को डी गामा फिर से आता है भारत में, 1524 में आता है और 29 तक रहता है। तो 24 से 29 तक वास्को डी गामा 1524 से 29 ईस्वी तक यहाँ का गवर्नर रहा। तो गवर्नर इस बार जो है गवर्नर बनकर आता है वास्को डी गामा, ठीक है। और 1529 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है कोचीन में, और मृत्यु होने के बाद में इसकी कब्र कोचीन में बना दी जाती है, ठीक है। तो इसकी मौत के बारे में थोड़ी कुछ मतलब ये कहा जाता है कि कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। अलग अलग बुक में देखोगे तो कुछ अलग अलग मिलता है, कहीं कहीं पर गोवा भी है, ठीक है, कि गोवा में इसकी मृत्यु हुई थी। तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति नीनो डी कूना, नीनो डी कूना, हम केवल उनके बारे में पढ़ रहे हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण काम किए हैं, ठीक है। तो नीनो डी कूना 1529 से 38 तक ये रहता है, और 1530 में इसने कोचीन की जगह पर गोवा को राजधानी बनाया। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है नीनो डी कूना से कि गोवा को राजधानी किसने बनाया था? तो वह बनाया था नीनो डी कूना ने, ठीक है। तो नीनो डी कूना ने एक और काम किया था, यहाँ देखिए, इसने जो है सेंथोमी, ये मद्रास में पड़ती है जगह, सेंथोमी, हुगली, ये बंगाल की जगह थी, हुगली, और दीव, दमन और दीव वाला दीव, वही दीव, ये जो शांत दिल की नीति जो अल्मीड़ा ने चलाई थी, यहाँ पर जो लड़ाई की थी 1508-9 में गुजरात, मिस्र और तुर्की के साथ में, और द्वीप पर अधिकार किया था, वही द्वीप। इन तीनों जगह पर पुर्तगीज बस्तियों की स्थापना किसने की? तो ये भी की थी किसने? नीनो डी कूना ने, नीनो डी कूना ने, ठीक है। तो यहाँ तक इन तीन लोगों के बारे में, जो ये मुख्य जो गवर्नर थे, इनके बारे में हमने अच्छे से देखा। इनके बाद में और भी आते हैं, जैसे एक नाम आता है गार्सिया द नरोना, एक और ये हमारा पुर्तगालियों का गवर्नर था, ये भी आता है। तो ज़्यादातर यहाँ से इतने क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, तो दोस्तों ज़्यादा इतना डीप जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने मुख्य काम किए थे उनके बारे में हमने अच्छे से देख लिया है, और इतना अगर आपने देख लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो इससे बाहर क्वेश्चन जाने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। देखिए, अब देखते हैं पुर्तगालियों के पतन के कारण। पहला, भारतीय स्त्रियों से विवाह एवं धर्मांतरण की जो ये इनकी स्कीम जो थी, देखिए मैं यहां पर जो एक व्यक्ति आया था अल्बुकर्क, जब आया था तो उसने एक काम किया था, उसने पुर्तगाल के जो निवासी थे उन लोगों को यहाँ पर लाना प्रारंभ कर दिया था, और उनसे कहा था कि आप जो है जो भारतीय जो महिलाएं हैं उनसे आप विवाह करो, और विवाह करके यहाँ के स्थानीय निवासी बनो, ठीक है। तो ये जो है स्थानीय निवासी यहाँ पर बनने लगे थे, और इसी अल्बुकर्क ने सती प्रथा को भी समाप्त किया था, जो उस क्षेत्र में चलती थी, ठीक है। और इसने सती प्रथा को समाप्त करने का एक इसका उद्देश्य ये था कि जो महिलाएं जो सती हो गई हैं, तो वह पुर्तगाल के जो लोग थे उनसे विवाह कर सकते थे, ठीक है। सती प्रथा इसलिए इसने रोक लगाई थी कि जो पुर्तगाल के जो व्यक्ति थे वह उनसे विवाह कर लें और वहां के स्थानीय निवासी बन जाएं, ठीक है। तो चलिए, पुर्तगालियों के पतन का पहला कारण यही था कि भारतीय स्त्रियों से विवाह और धर्मांतरण का कारण यह था कि ये लोगों को जो है ईसाई धर्म का ये प्रचार प्रसार करते थे, ईसाई बनाते थे, ठीक है। एक ये कारण रहा, और दूसरा रिश्वतखोरी, और सबसे बड़ा कारण तो यही होता है कि रिश्वतखोरी, शासकीय नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, जैसे आज नेता का कोई लड़का है, कोई रिश्तेदार है, तो वो अपना जुगाड़ लगा के लगा देते हैं, वही है। नियुक्तियां जब होती हैं, पढ़ने वाले बच्चे रह जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो शासकीय जो नियुक्तियां थी उनमें भी भ्रष्टाचार देखा गया। और तीसरा, डचों का प्रवेश, डचों और अंग्रेजों के आने का भी क्रम यहाँ पर जो है समय आ चुका था।
95-96 में डचों ने एंट्री मारी थी। वहीं 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना होती है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना होती है। तो ये इनके आने के बाद में भी पुर्तगालियों के पतन का सिलसिला जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ देख लेते हैं पुर्तगालियों की देन। पुर्तगालियों ने भारत में क्या क्या दिया था। तो वहीं पुर्तगालियों में कहा जाता है कि इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस दी थी, तंबाकू की खेती दी थी, पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, मूंगफली और बादाम की खेती भी इन्होंने ही यहाँ पर दी थी। और एक और गोथिक स्थापत्य कला, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। गोथिक स्थापत्य कला का आगमन जो हुआ था वह पुर्तगालियों के द्वारा हुआ था। ठीक है, ये स्थापत्य कला ऐसी थी जो चर्च वगैरह जो बनते थे, देखा होगा कि गोवा वगैरह में जो इस तरीके से जो चर्च बनते हैं, ऐसे इस तरीके से जो चर्च बनते थे, इस तरीके से चर्च बने हुए हैं। ये है इस गोथिक स्थापत्य कला, अलग डिजाइन की। ठीक है, जापान से जो व्यापार है वह भी शुरू करने का श्रेय जो जाता है वह पुर्तगालियों को ही जाता है। जापान से जो व्यापार शुरू किया था वो पुर्तगालियों ने ही किया था। कुछ अन्य तथ्यों में देख लेते हैं, जैसे कार्टज आर्मेडा काफिला पद्धति। ये एक पद्धति थी जो पुर्तगाली चलाया करते थे। यह समुद्री व्यापार पर एक नियंत्रण व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत कोई भी भारतीय या अरबी जहाज बिना परमिट लिए अरब सागर में नहीं जा सकता था। यानी यह एक ऐसी व्यवस्था थी कि इनकी शक्ति इतनी मजबूत थी कि हिंद महासागर में और ये अरब सागर की साइड में कोई भी व्यक्ति बिना परमिट लिए जा नहीं सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो था कार्टज का मतलब ही होता है परमिट के बिना कोई नहीं जाता था। और काफिला पद्धति, आर्मेडा काफिला पद्धति का मतलब ये होता है कि भारतीय जो जहाज थे, जब जहाज जाते थे तो उनकी डाकुओं से जो रक्षा करते थे पुर्तगाली लोग, जो है बीच में कोई लूट ना ले, इसकी भी रक्षा करते थे। इसे बोलते थे आर्मेडा काफिला पद्धति। ठीक है, कुछ अन्य तथ्यों में एक तथ्य ये भी है कि अकबर ने ही अनुमति दी थी इनको हुगली में अपनी कंपनी स्थापित करने की। और बाद में जो है शाहजहां ने पुर्तगालियों से हुगली को छीन लिया था। शाहजहां ने 1632 में जो है यहाँ से हुगली से पुर्तगालियों को भगा दिया था। ठीक है, तो ये इतने सारे पॉइंट जो हैं पुर्तगालियों के बारे में जो सफिशिएंट हैं दोस्तों, इससे ज़्यादा बाहर नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब आगे देखेंगे हम डचों के बारे में, डच किस तरीके से भारत में आते हैं, उसके बाद में अंग्रेजों के बारे में, फिर डेनिश के बारे में और फिर फ्रांसीसियों के बारे में। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।